हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास तक अपन ने डिस्कस कर लिया था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, है ना। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास से एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स मीन्स जो हो गया कि एटम की स्ट्रक्चर के बारे में तो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होगी। वो सब चीजें अपन एटॉमिक मॉडल्स में डिस्कस करते हैं। और एटॉमिक मॉडल जब अपन डिस्कस करते हैं तो सबसे फर्स्ट मॉडल जो आता है वो अपने पास किसका आता है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दी। देखो क्या होता है बच्चों की, पहला साइंटिस्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग जो आगे वाले साइंटिस्ट आते हैं उनके दिमाग में एक आउटलाइन बन जाती है कि एटम की स्ट्रक्चर ऐसे हो सकती है। और फिर जो अगले साइंटिस्ट हैं वो उसको अपने हिसाब से और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, है ना। कईयों को लगता है कि केमिस्ट्री में इतने सारे मॉडल्स क्यों पढ़ते हैं, जब ये फेल ही हो गया था तो दूसरे को क्यों पढ़ना, दूसरा फेल हो गया था सॉरी फिर कोई तीसरा आ गया तो फिर दूसरे को क्यों पढ़ना। तो वैसे बच्चों उसका रीजन क्या रहता है? रीजन ये रहता है कि हर एक मॉडल में क्या फेलियर्स थे वो अपने को पता होना चाहिए कि भैया जैसे थॉमसन था तो थॉमसन की कमी क्या रही कि रदरफोर्ड को आना पड़ा। रदरफोर्ड की क्या कमी रही कि आपको आगे उसको आना पड़ा। रदरफोर्ड के बाद कौन आया था? बोर को आना पड़ा। तो उनकी लिमिटेशंस के साथ अपन स्टडी करते हैं। अब उन्होंने भी कुछ ना कुछ सबने बताया था तो सब बताते हैं, उसके हिसाब से अपने को आगे चलना पड़ता है ना। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे। जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है वो अपने पास कौन सा है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इट इज ऑल्सो नॉन एज प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको अपन क्या कहते हैं? वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। एक ही बहुत ही बेसिक सा मॉडल है दैट, जैसे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि आपके पास जो एटम है, एटम में आपके पास क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में बाहर की तरफ वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये बस इतना ही कहा था इसमें कि जैसे इसने बताया कि फॉर एग्जांपल प्लम पुडिंग। पुडिंग क्या है? आपके पास एक स्वीट होता है, जैसे अपन यूं मान लेते हैं कि बूंदी का लड्डू है अपने पास, है ना। बूंदी के लड्डू हैं, ऊपर आपके पास वहां पे इलायची के दाने लगे हुए। तो उसने कहा था कि लाइक आपके पास एटम जो है वो जैसे लाइक बूंदी के लड्डू के जैसे है, जिसमें बाहर की तरफ इलायची के दाने लगे होते हैं। तो जो इलायची के दाने हैं वो एज ए इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो आपके पास बूंदी का लड्डू जो पूरा है वो आपके पास क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ये इसने कहा था। मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, रिवॉल्व करते क्यों है, क्या रीजन रहता है। तो ये कोई भी चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये यहीं पे फेल हो गया। ओके। सेकंड अपने पास जो एक्सपेरिमेंट आता है, सेकंड अपने पास जो मॉडल आता है वो कौन सा है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने, आपको पता है क्या करा था? जब अपन ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियस के बारे में जब स्टडी करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इसने क्या करा था? थिन फॉइल ऑफ बोर्ड लिया था जिसपे इसने अल्फा पार्टिकल्स का बोmbardment करवाया था। और बोmbardment करवाने पर इसने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे और उस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे इसने कुछ कंक्लूजन निकाले। क्या? आइए देखते हैं एक बार और कि आपके पास रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है। दोस्तों ये कोई शेल नहीं है ना। मैंने यूं कोई स्फेयर बना रखा है ताकि मैं डिस्क्राइब कर सकूं कि कैसे अल्फा पार्टिकल्स मूव करते हैं। ओके। कि आपके पास ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं 2He4, मैंने पहले भी बताया था अल्फा पार्टिकल्स जो है उसकी नेचर कौन सी होती है? पॉजिटिवली चार्ज।
अल्फा पार्टिकल। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो किसी पे इसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। अपन ने देखा था कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था बाय अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो क्या होता है इसमें, इसने जब ऑब्जर्वेशन करा तो ऑब्जर्वेशन में जो ये प्रैक्टिकल करा, एक्सपेरिमेंट करा, तो 20,000 अल्फा पार्टिकल्स का बोmbardment करवाया। कितने का? 20,000 अल्फा पार्टिकल्स का बोmbardment करवाया। तो इसमें से मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एटम में से सीधे ही बाहर निकल गए विदाउट एनी डेविएशन। जैसे उनका पाथ था वैसे ही बाहर निकल गए। ये ऐसे अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी डेविएशन एटम में से बाहर निकल। ओके, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं थे, जहां से आ रहे थे वैसे ही डायरेक्शन में बाहर निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने पाथ से डेविएट हो गए। जाना इसको कहाँ था? जाना इसको यहाँ था, चले गए यहाँ, है ना, चले गए ऊपर की तरफ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो अपने पाथ से क्या हो गए बच्चों? डेविएट हो गए। यानी कि कहीं जाना था और कहीं चले गए, है ना, डेविएट हो गए। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से क्या हो गए? डेविएट। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कुछ दूर तक तो गया और जाके वापस ही अपने ओरिजिन पाथ पे आ गया। ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया। गया, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, ऐसा कुछ हुआ कि ये उससे रिपेल होके वापस अपने ओरिजिन पाथ पे आ गया। तीन ऑब्जर्वेशन थे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था? दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एटम में से बाहर निकल गए। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था? कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो अपने पाथ से डेविएट हो गए। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था? कि वन अल्फा पार्टिकल इज रिटर्न इनटू इट्स ओरिजिनल पाथ। उसने ओरिजिनल पाथ पे वापस आ गया। तो थ्री ऑब्जर्वेशन देखे थे जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट करा अल्फा पार्टिकल्स पर। ओके, अब देखिएगा इन थ्री ऑब्जर्वेशन के थ्री रिजल्ट थे। कंक्लूजन कहते हैं, चाहे अपन इसको क्या कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। थ्री ऑब्जर्वेशन से उसने थ्री कंक्लूजन निकाले। फर्स्ट कंक्लूजन क्या था? फर्स्ट कंक्लूजन वाज कि मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एनी एटम, मोस्ट ऑफ पार्ट of any atom is like a hollow sphere, is like a hollow sphere। एटम का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो होलो स्फीयर होता है। होलो स्फीयर का मीनिंग क्या होगा? कि अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर कुछ भी नहीं होगा। एटम आए, आके सीधे निकल गए, कुछ भी नहीं है, कोई भी उनको डिफ्लेक्ट करने वाला नहीं है। तो जो अल्फा पार्टिकल जैसे आए थे वैसे ही बाहर। ओके, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एनी एटम इज लाइक ए होलो स्फीयर। ये फर्स्ट कंक्लूजन था रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सेकंड कंक्लूजन देखें, व्हाट इज द सेकंड कंक्लूजन? सेकंड कंक्लूजन किस पे बेस्ड था? सेकंड ऑब्जर्वेशन पे। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था? कि सम अल्फा पार्टिकल्स वर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से क्या हो गए थे? डेविएट हो गए। ये क्यों हो गए थे? बिकॉज at outer part of any atom, outer part of any atom negatively charged particle, negatively charged particle electrons are present, electrons are present। सेकंड क्या था? ये डेविएट क्यों हुए? बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स खुद कौन सा चार्ज होता है? खुद पे वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो क्या होगा?
कि आउटर पार्ट में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो जो अल्फा पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट हो गए किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए, जिसके कारण से अपने पाथ से क्या हो गए थे, डेविएट हो गए थे। थर्ड आपके पास कंक्लूजन क्या था, थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, कि ये अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो अपने पाथ पे जाया जा रहा था, अपने पाथ पे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, बट एक टाइम ऐसा आया जब ये अपने पाथ पे क्या हो गया, वापस ओरिजिनल पाथ पे ही रिटर्न कर दिया। क्यों करा, मैंने कहा अल्फा पार्टिकल्स कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ आते आते सेंटर में कोई एक ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट था जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, सेंटर पे कोई एक ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट था जिसपे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये जो आ रहा है उस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्ज इज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज जो है वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रदरफोर्ड का थर्ड कंक्लूजन क्या था, एट द सेंटर पार्ट ऑफ एनी एटम, at the center part of any atom, positively charged species, positively charged species is present, which is known as nucleus. तो सेंटर पार्ट में आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, तो ये थ्री रिजल्ट थे। और दूसरी बात और भी कुछ रदरफोर्ड ने कहा था, तो रदरफोर्ड ने और क्या कहा था कि दैट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं ये एक्सप्लेन नहीं करा, कि व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसने कह दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो ये अपने पास था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन और साथ साथ में उसके कंक्लूजन। ओके, उससे पहले अब देखिएगा, क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल आ जाता है। किस टाइप के न्यूमेरिकल साथ, कि आपके पास यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डेविएट हो रहे हैं, है ना, तो एक एंगल से डेविएट होते हैं, है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे कि एंगल से, एक थीटा एंगल से क्या होते हैं, डेविएट होते हैं। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जितने डेविएट होते हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच आर डेविएटेड, वो हमेशा क्या होते हैं, साइन थीटा के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि एंगल के क्या होते हैं आपके पास, रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपके पास ये रिलेशन है, दैट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अगर आपको कैलकुलेट करने हो कि कितने अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं, तो वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2, सॉरी साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा, थीटा बाई 2 है, साइन थीटा बाई 2 नहीं है, साइन थीटा 2 की थीटा बाई 2 की पावर आपके पास 4। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू साइन थीटा 2 बाई 2 अपॉन साइन थीटा 1 बाई 2 की पावर 4, साइन थीटा 2 बाई 2 अपॉन साइन थीटा 1 बाई, सॉरी थीटा 1 बाई 2 की पावर अपने पास क्या आएगा, 4। के सर कैसे, कि मान लीजिए कि आपको ये कह दिया कि अगर 120 डिग्री के एंगल से, 120 डिग्री के एंगल से 10 अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होते हैं, नंबर दे दिया आपको, थीटा दे दिया आपको, तो आप ये बताइए कि 90 डिग्री के एंगल से कितने अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होंगे, या 100 डिग्री के एंगल से कितने अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होंगे, या 60 डिग्री के एंगल से कितने अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होंगे।
तो पहले क्या दिया था 120 डिग्री एंगल से, तो थीटा वन क्या हो गया आपके पास 120 के 10 अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होते हैं, तो एन वन क्या हो गया आपके पास 10 है ना। एन वन क्या हो गया आपके पास, एन वन इक्वल्स टू 10, थीटा वन इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 120 डिग्री। आपको कहा कि 60 डिग्री से कितने होंगे, तो थीटा टू कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री, तो एन टू की वैल्यू आप बताइए कि 60 डिग्री के एंगल से कितने अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होंगे। तो अपने को क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, एन वन गिवन है, एन टू फाइंड आउट करना है, थीटा टू 60 डिग्री है, थीटा वन आपके पास कितना है 120 डिग्री है। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच आर डेविएटेड फ्रॉम 60 डिग्री एंगल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच आर डेविएटेड फ्रॉम 60 डिग्री एंगल। बस सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और एक इस रिलेशन को फाइंड आउट, सॉरी हमेशा लर्न रखना है दैट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 की पावर आपके पास 4। साइन थीटा बाई 2 है, यानी कि 90 हो तो 90 बाई 2 साइन 45। ऐसे नहीं करना है कि साइन 90 की वैल्यू पुट करके फिर उसमें 2 का डिवाइड करना है, ये थीटा बाई 2 है, इसको हमेशा दिमाग में रखना है। ओके, तो ये रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। अब इसकी कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं कि क्यों ये फेल हो गया। कि सर इसको कैसे पता चला कि अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो रहे, तो पीछे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाते हैं। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है, फ्लोरोसेंस होता है। कि सर फ्लोरोसेंस क्या होता है, मतलब वो जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स उस पर गिरते हैं तो वो क्या होता है, शाइनिंग करती है। ठीक है ना, तो वहां पे जिंक सल्फाइड की एक जेडएलएस की लेयर लगाई जाती है ताकि आइडेंटिफाई करने के लिए कि अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसा वहां पे आपने कैथोड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि पीछे अपन एक लेयर लगाते हैं, एक स्क्रीन लगाते हैं, जिससे अपने को पता चलता है कि कैथोड रेज आ रही है कि एनोड रेज आ रही है ना। तो ये उसके लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, लिमिटेशन। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, बट could not explain why electron revolve around the nucleus in a circular path or what is the reason, what is the main reason behind this। इसके पीछे क्या रीजन है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सका था। इसने अपना स्टेटमेंट दे दिया that electrons are revolve around the nucleus in a circular path। ठीक है ना, तो फिर एक साइंटिस्ट आया। साइंटिस्ट कौन सा था, क्लार्क मैक्सवेल। अब जो क्रिकेट देखते हैं वो कहेंगे सर ग्लेन मैक्सवेल का कोई रिलेटिव था क्या, रिलेटिव कोई नहीं था, क्लार्क मैक्सवेल। इसने एक थ्योरी दी थी, क्या दी थी वो देखिएगा। इसने कहा अगर दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, अगर दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, इफ टू अपोजिटली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड ईच अदर, देन देयर इज ऑलवेज एनर्जी लॉस। हमेशा क्या होगा, एनर्जी लॉस, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा लगाता रहेगा लगाता रहेगा, तो इस चक्कर लगाने के कारण से इलेक्ट्रॉन को भी चक्कर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी तो जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो पाथ भी आपके पास क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर पाथ छोटा हो जाएगा तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसने कहा था इफ टू अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व अराउंड ईच अदर देन देयर इज ऑलवेज एनर्जी लॉस। वहां पे हमेशा क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। और एनर्जी लॉस अगर होगा तो ये पाथ जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और पाथ अगर छोटा हो गया, लास्ट में आते आते इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा,
जो कि पॉसिबल नहीं है, इसके कारण से रदरफोर्ड फेल हो गए। तो मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर कैसे लगाता है। How electron revolve around the nucleus in a circular path. He gave only one statement that electron is revolve around the nucleus in a circular path. रीजन नहीं बता पाया, रीजन नहीं बताएगा तो आपके पास जो दूसरे साइंटिस्ट आएंगे वो उसकी क्या ढूंढेंगे, लिमिटेशन ढूंढेंगे। तो लिमिटेशन आपके पास ये थी कि दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल अगर एक दूसरे के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं तो वहां पे हमेशा एनर्जी लॉस होता है, and due to this loss in energy, electron will be fall down in the nucleus, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं। दूसरी लिमिटेशन क्या थी, दूसरी लिमिटेशन ये थी कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a shell, that how many number of electrons are present in a particular cell, he could not explain। तो ये दो लिमिटेशन थी। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करते हैं, why electron are revolve around the nucleus in a circular path, कौन सा फोर्स लगेगा वहां पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेंगे। ओके, और दूसरा आपके पास क्या था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो ये आपके पास था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। अब जो मेन न्यूमेरिकल वाला सेक्शन आ जाता है इस चैप्टर में से, जो कंपटीशन में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं जो अपन अभी करेंगे। वो आपके पास कौन सा है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। नील बोर साइंटिस्ट का नाम था, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब आप कहोगे सर क्या इसकी लिमिटेशन नहीं थी क्या, लिमिटेशन तो बेटा इसकी भी थी, लिमिटेशन तो इसकी भी थी। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या था, बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि अकॉर्डिंग टू नील बोर, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ विच इज नोन एज शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उस सर्कुलर पाथ को अपन क्या कहते हैं, शेल कह देते हैं, एनर्जी लेवल कह देते हैं, या अपन क्या कह देते हैं, ऑर्बिट कह देते हैं। जैसे ये आपके पास क्या था, न्यूक्लियस, ये आपके पास शेल, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, उस सर्कुलर पाथ को अपन क्या कहते हैं, शेल, और एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। ओके, शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। फर्स्ट पॉइंट ये था, क्लियर हो चुका होगा। सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a shell is equals to number of electron in a shell is equals to 2n square, is equals to 2n square, where n stands for number of shell। n क्या होती है आपके पास, नंबर ऑफ शेल। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि शेल कौन कौन सी होती है, एक के होती है, एक एल होती है, एक एम होती है और एक एन होती है। दीज आर द शेल, के एल एम एन, है ना। तो अगर अब मैं कहूँ कि इनके लिए एन की वैल्यू तो इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी कितनी होगी, 4, है ना। तो मैं कह दूंगा भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो, तो आप इजीली बता सकते हो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने होंगे 2, इसमें कितने होंगे 8, इसमें कितने होंगे 18, इसमें कितने होंगे 32। ये सर आपको कैसे पता, तो बेटा जी ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, एन की वैल्यू रख लो, एन की वैल्यू रखते ही अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो दो पॉइंट क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जिस सर्कुलर पाथ में
चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, उस सर्कुलर पाथ को अपन क्या कहते हैं, शेल या एनर्जी लेवल। क्लियर है? किसी शेल या एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2n²। अब जो इसने बताया वो रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी। इसने कहा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता जाएगा, रिवॉल्व करता जाएगा, रिवॉल्व करता जाएगा, तो उस पे दो टाइप के फोर्स लगते हैं। एक तो लगता है टूवर्ड्स सेंटर और एक लगता है सेंटर से दूर। एक तो लगता है टूवर्ड्स सेंटर और एक लगता है आपके पास सेंटर से दूर। एक है सेंट्रीपिटल और दूसरा कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगल। ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसके कारण से लगता है, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इसने क्लार्क मैक्सवेल की बात को मना नहीं करा। क्लार्क मैक्सवेल ने कहा था कि भैया दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, मान लिया दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। इसने कहा ये लो अट्रैक्शन फोर्स। तो ये जो फोर्स लगता है, ये फोर्स किसके कारण से लगेगा, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और इस फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी वो देख लेते हैं। दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल लगता है। इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास होगी Z² अपॉन R²। सर व्हाट इज Z? Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। E इज इक्वल्स टू आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। R इज इक्वल्स टू रेडियस। R इज इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस क्या हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यही तो रेडियस होता है। न्यूक्लियस से जहां तक शेल हो वहां तक की डिस्टेंस होगी, उसी को तो अपन रेडियस कहेंगे। तो दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक सेंट्रीफ्यूगल। तो एक फोर्स इसके कारण से लगता है ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, उसकी वैल्यू कितनी होती है, Z² अपॉन R²। एक फोर्स लगता है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, आपने देखा होगा, जब भी कोई सर्कुलर पाथ पे यू रिवॉल्व करता है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, ये बाहर की तरफ, ये रिवॉल्व कर रहा है यहाँ, और बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है ना। तो ये होगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास बेटा जी, mv² अपॉन r। mv² अपॉन r के सर व्हाट इज m? m इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। mass of electron, v is equals to velocity of electron, velocity of electron, r is equals to radius, है ना। तो ये दो टाइप के फोर्स लगते हैं। तो फिर कहा कि भैया ये फिर रिवॉल्व कैसे करता है, तो बोर ने कहा ये दोनों टाइप के जो फोर्स हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है। इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है ना। और इसी के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों फोर्स की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल रहती है। Z² अपॉन R² इक्वल्स टू mv² अपॉन r। r से r कैंसिल आउट होता है ना, दोनों ही डिवाइड में, नीचे दोनों ही r से r कैंसिल आउट। तो mv² की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, Ze² अपॉन r। ये अपने पास आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन, mv² इक्वल्स टू Z² अपॉन r। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। तो बोर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट क्या क्या थे। फर्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ व्हिच इज नोन एज शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। और इन अ शेल द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2n²।
तो फिर इसने बाद में थर्ड पॉइंट बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस व्हेन टू टाइप ऑफ फोर्स इज जो इलेक्ट्रॉन जो है वो दो टाइप के फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। When electrons revolve around the nucleus, then it experience two type of force. First is centripetal and second is centrifugal. तो एक तो लगता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन के कारण से, और दूसरा लगता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण से। तो अट्रैक्शन के कारण से जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ई क्या होता है, चार्ज, आर क्या होता है, रेडियस, और ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में एम आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी आपके पास वेलोसिटी, आर आपके पास रेडियस। इसमें का जो दोनों फोर्स है वो दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, दैट इज mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। बच्चों यहां तक अपन ने करा फर्स्ट इक्वेशन। अपने को कैलकुलेट क्या करना है बोर एटॉमिक मॉडल से, अपने को कैलकुलेट करना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाता है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट। ये तीन फॉर्मूले अपने को डिराइव करने हैं, वेलोसिटी, रेडियस एंड एनर्जी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, mv स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन आर से, और तीनों टाइप के फॉर्मूले करेंगे और फिर उस पर करेंगे क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।